क्या ऐसी आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, क्या मजबूरी है, कौन सी ऐसी इमरजेंसी है इस देश में जो ये सब करना पड़ रहा है। ये कुछ सवाल हैं जिनका उत्तर देने की इस व्याख्यान में मैं कोशिश करूँगा, और मेरे व्याख्यान के बाद अगर आप कोई प्रश्न करना चाहेंगे तो उसके भी उत्तर दूंगा। अपने देश को आज़ादी मिले 62 साल हो गए। 62 साल की आज़ादी के बाद भारत को अगर हम देखें तो कैसा भारत हमें दिखाई देता है, इसका पिछले कुछ वर्षों से मैं अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत कैसा है आज़ादी के 62 साल के बाद अगर आप देखना चाहें तो आप भी देखें। हमारे देश की सरकार हर 10 वर्ष में पूरे देश का एक सर्वेक्षण कराती है, उसको हम जनगणना कहते हैं। इसमें बहुत सारी बातें पता चलती है। बीच बीच में सरकार कमीशन बनाती है, कुछ आयोग बिठाती है, वो अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं और उनकी तरफ से कुछ जानकारियां आती हैं। ऐसा ही अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार ने कमीशन बनाया था। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री को एक जिम्मेदारी दी थी कि भारत की आर्थिक स्थिति का परीक्षण करें और विश्लेषण करें और पता करें कि आज़ादी के 62 साल में हम कहाँ पहुँचे। शायद प्रधानमंत्री ने ये सोचकर ये जिम्मेदारी दी होगी कि कुछ अच्छे परिणाम उसमें से आएंगे, कुछ अच्छे डेटा मिलेंगे, कुछ लोगों को जानकारी देने लायक सरकार के पास कुछ होगा, तो कमीशन बना दिया। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता को उसका अध्यक्ष बना दिया। उनके सहयोग के लिए दूसरे अर्थशास्त्रियों को लगा दिया। इन अर्थशास्त्रियों की टीम ने 5 साल तक काम किया। 5 साल काम करके एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट का नाम है अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन रिपोर्ट। वो रिपोर्ट हमारी संसद में जब आई तो सबके होश उड़ गए। प्रधानमंत्री के होश उड़ गए, वित्त मंत्री की हालत खराब हो गई। हमारी सरकार में पिछले 15-20 वर्षों में या 25 वर्षों में जो प्रधानमंत्री हुए हैं और जीवित हैं, सबकी हालत खराब हो गई। सबके सामने उस रिपोर्ट ने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जिसका जवाब किसी के पास नहीं। इस देश में कुछ प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो भूतपूर्व हैं लेकिन जीवित हैं, जैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जैसे श्री इंद्र कुमार गुजराल, जैसे श्री देवेगौड़ा, HD देवेगौड़ा, जैसे हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। इसी तरह कुछ प्रधानमंत्री, कुछ वित्त मंत्री इस देश में जीवित हैं जिन्होंने कई बार बजट बनाए हैं, पंचवार्षिक योजनाओं को इस देश में लागू किया है। हमारे देश में 5 ईयर प्लान बनाने वाला एक बहुत बड़ा विभाग है जिसको योजना विभाग कहते हैं। उसके बहुत सारे उपाध्यक्ष अभी भी जीवित हैं जिन्होंने कई बार 2-2 बार, 3-3 बार पंचवार्षिक योजनाएं बनाई हैं। उन सबके सामने इस रिपोर्ट ने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि आज़ादी के 62 साल के बाद इस देश की आबादी करीब 115 करोड़ है और इस 115 करोड़ की आबादी में 84 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी में रहते हैं और उनकी गरीबी इतनी भयंकर है जो किसी को सुनने में भी बर्दाश्त नहीं होती। रिपोर्ट कहती है कि आज़ादी के 62 साल के बाद 84 करोड़ लोगों की गरीबी इतनी दारुण स्थिति में है, इतनी खराब स्थिति में है कि एक व्यक्ति को एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए नहीं है। इतनी हालत खराब है 84 करोड़ लोगों की। अब 84 करोड़ लोग इस देश में हैं जो एक दिन में 20 रुपए खर्च नहीं कर सकते। उसी रिपोर्ट में और विस्तार से कहा गया है कि इन 84 करोड़ लोगों को और ज्यादा बंटवारा किया जाए तो 20 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो एक दिन में 5 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। 15 से 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 9 रुपए नहीं खर्च कर सकते। करीब 8 से 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 2.5 से 3 रुपए खर्च नहीं कर सकते। बहुत लंबी रिपोर्ट है।
रिपोर्ट इस देश के योजनाकारों पर, प्रधानमंत्रियों पर, वित्त मंत्रियों पर एक करारा तमाचा है कि आज़ादी के 62 साल के बाद भी 84 करोड़ लोगों की गरीबी ठीक नहीं हो पाती। अब हम जरा इस रिपोर्ट की तुलना करें आज़ादी के समय से। ये रिपोर्ट तो अभी 2009 के आसपास की है, अभी ये पूरे देश के सामने आ रही है, संसद में बहस हो रही है। 2009 से थोड़ा पीछे चले, 1951 में जब सरकार ने आज़ादी पाने के बाद पहली बार देश का सर्वेक्षण कराया तो पता चला कि उस समय 4 करोड़ लोग गरीब थे, 34 करोड़ की आबादी थी, 4 करोड़ लोग गरीब थे। अब 1951 में हमारे देश में 4 करोड़ लोग गरीब थे, 34 करोड़ की आबादी थी। अब 2009 में 84 करोड़ लोग गरीब हैं और 115 करोड़ की आबादी है। जरा रेशियो निकालने की कोशिश करें। हमारे देश में ये कहा जाता है और सारी दुनिया में ये माना जाता है कि जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है। एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हुआ दुनिया में, यूरोपियन था, वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट था, उसका नाम था J.K. माल्थस। उसकी एक थ्योरी है, माल्थस थ्योरी। वो ये कहता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे ही वैसे गरीबी बढ़ती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे ही वैसे बेरोजगारी बढ़ती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे ही भूखमरी बढ़ती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है संसाधनों पर दबाव पड़ता है और संसाधनों का बंटवारा शुरू होता है और बहुत कम संसाधन ज़्यादा आबादी के काम में लाने की व्यवस्था बनानी पड़ती है, वगैरह वगैरह। लंबी बात है। हम इस बात को जरा फिट करके देखें हमारे देश की स्थिति में कि जनसंख्या बढ़ती है तो गरीबी बढ़ती है। तो देखें जनसंख्या कितनी बढ़ी। हम 34 करोड़ थे 1951 में, अब हम 115 करोड़ हो गए। लगभग 3 गुनी जनसंख्या हमारी बढ़ गई, या कहें तो 3.5 गुनी बढ़ गई। तो 3.5 गुनी हमारी जनसंख्या बढ़ गई, तो गरीबी कितनी बढ़नी चाहिए? लगभग 3.5 गुनी। तो 4 करोड़ हम गरीब थे तो 12-15 करोड़ होना चाहिए, गरीबी तो 84 करोड़ की हो गई। मतलब क्या है? जनसंख्या तो 3.5 गुनी बढ़ी, गरीबी तो 21 गुनी बढ़ गई। यहां तो माल्थस भी फेल हो गया। उसी रिपोर्ट में बेरोजगारों की बात कही गई है। हमारे देश में बेरोजगारों की स्थिति क्या है? प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 20 करोड़ लोग पूर्ण बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनको तत्काल कुछ ना कुछ काम की जरूरत है। ऐसे 20 करोड़ लोग हैं। इनमें ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं, मैट्रिकुलेशन पास किए हुए हैं, 20 करोड़ लोग हैं, काम चाहिए उनको। और वही रिपोर्ट कहती है कि 40 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनको साल में 2-3 महीने काम मिल जाता है। उनको कहा गया है वो आंशिक बेरोजगार हैं, अर्ध बेरोजगार हैं। एक तो पूर्ण बेरोजगार है जिनको कोई काम नहीं, 20 करोड़। 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ काम पा जाते हैं एक साल में, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। ये कौन लोग हैं? खेत में काम करने वाले मजदूर। जब खेत में गेहूं की कटाई का सीजन आता है तो उनको कटाई का काम मिल जाता है। जब कभी गन्ने की फसल तैयार हो जाती है तो गन्ना काट लेते हैं। जब कभी कपास की फसल तैयार हो जाती है तो कपास चुन लेते हैं। हमारे देश के कुछ किसानों के पास मजदूरी की ज़रूरत होती है तो उनके खेत में सब्जियां वगैरह होती हैं तो उनको तोड़ लेते हैं। तो ये काम साल में महीने, 2 महीने, 3 महीने मिल जाता है। कभी कभी हमारे देश में कुछ सड़कें बनती हैं तो सड़कों पर मिट्टी डाल लेते हैं। कभी कभी हमारे देश में सरकार तालाब खुदवाती है तो तालाबों की मिट्टी खोद के निकाल देते हैं। कभी कभी नदियों की सिल्ट को निकालने का काम चलता है तो वो काम मिल जाता है। और कहीं कुछ नहीं मिलता तो ये लोगों में से कुछ लोग ईंट बनाने वाले भट्टों पे साल में 2-3 महीने, 4 महीने काम कर लेते हैं। और कहीं कुछ नहीं होता है तो शहर में आके रिक्शा चला लेते हैं, शहर में आके ठेला लगा लेते हैं, फुटपाथ पर कुछ सामान बेच लेते हैं। ऐसे 40 करोड़ लोग हैं।
रिपोर्ट कहती है कि इनको पूरे साल काम नहीं मिलता, किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना, बहुत अधिक तो 4 महीना काम मिल जाता है। इसमें वो 5 करोड़ लोग भी शामिल हैं जिनको सरकार ने मिनिमम रोजगार गारंटी योजना के तहत 3 महीने का काम दिया हुआ है 100 रुपए रोज के हिसाब से, वो भी इसमें शामिल हैं 5 करोड़ लोग। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये 40 करोड़ लोगों को भी रोजगार की तो जरूरत है, उनको भी काम की तो जरूरत है, और एक ऐसा काम जैसे आप करते हैं। आपकी नौकरी तो परमानेंट है, उनकी तो कुछ भी परमानेंट नहीं। तो 40 करोड़ अर्ध बेरोजगार हैं, 20 करोड़ पूर्ण बेरोजगार हैं, ऐसे 60 करोड़ लोग। थोड़ा आगे बढ़े, आप सारणी में यहां ताप विद्युत घर में काम करते हैं, थर्मल पावर स्टेशन में काम करते हैं, आपके पड़ोस में वेस्टर्न कोल फील्ड है, आप WCL में काम करते हैं। ऐसे काम करने वाले लोगों को परमानेंट एम्प्लॉय कहा जाता है। वो इस देश में मात्र 2 करोड़ हैं पूरे भारत में, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। पहले ये 2 करोड़ 40 लाख थे, लेकिन पिछले 15 वर्षों में 40 लाख को सरकार ने एक एक करके निकाल बाहर किया। किसी को वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया, किसी को कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया, ऐसे 40 लाख लोगों की नौकरी तो खत्म हो गई। दोबारा वो नौकरी शुरू होगी इसकी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। अब सरकार का ये कहना है कि 10 आदमी का काम 6 आदमी से कराओ, 6 आदमी का काम 2 आदमी से कराओ, लगे तो तनख्वाह ज्यादा दे दो, आदमी मत बढ़ाओ। ये पॉलिसी है सरकार की। तो पहले हमारे देश में 2 करोड़ 40 लाख लोग थे जिनको परमानेंट जॉब था। वो एक बार भर्ती हुए तो कम से कम 40 साल नौकरी करने के बाद ही रिटायर होंगे, माने 40 साल तो जिंदगी सुरक्षित है। और वो 40 साल के बाद भी सुरक्षित है क्योंकि उनको कुछ ना कुछ पेंशन मिलेगी, उनका पेंशन के साथ DA भी होगा और दूसरे इमोल्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अब वो 2 करोड़ 40 लाख में भी 2 करोड़ रह गए हैं, 40 लाख नौकरी खत्म हो चुकी हैं पिछले 12 साल में। तो 2 करोड़ लोग परमानेंट एम्प्लॉय हैं, इनमें से 15 लाख हैं वो बैंकों में काम करते हैं। हमारे देश की करीब 40-45 राष्ट्रीय बैंकें हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है, वगैरह वगैरह, इनमें 15 लाख हैं। फिर लगभग 17 लाख हैं जो रेलवे में काम करते हैं। फिर करीब 12 लाख हैं जो LIC, GIC और इंश्योरेंस कंपनियों में काम करते हैं। फिर कुछ 35 से 40 लाख हैं जो पब्लिक सेक्टर में हैं। आप जानते हैं हमारे देश में करीब 240 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, वगैरह वगैरह, तो उनमें काम करते हैं। तो ये परमानेंट एम्प्लॉयज जो है, इनमें कुछ MP हैं, कुछ MLA हैं, उनको भी मैंने इसी कैटेगरी में डाल रखा है, क्योंकि एक MP एक बार संसद में घुस गया तो परमानेंट ही हो जाता है। वो भले वो एक दिन भी संसद ना जाए, जिंदगी भर की पेंशन उसकी फिक्स हो जाती है, और पेंशन के साथ TADA फिक्स हो जाता है, HRA फिक्स हो जाता है, और ट्रेवलिंग अलाउंस उनका इतना जबरदस्त है जो किसी का नहीं है। तो MPs को डाल रखा है, MLAs को डाल रखा है, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब ये 2 करोड़ में शामिल हैं। माने 2 करोड़ लोगों की जिंदगी तो बल्ले बल्ले है। हाँ, उनकी जिंदगी में बल्ले बल्ले क्या है, हर 4-5 साल में उनको एक पे कमीशन मिल जाता है। कभी 5th पे कमीशन मिल जाता है, कभी 6th पे कमीशन मिल जाता है, अभी थोड़े दिन में 7th पे कमीशन मिल जाएगा, एक 4th पे कमीशन मिल गया, एक 3rd पे कमीशन मिल गया, और उनकी तनख्वाहें इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ती रहती है। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है उनके TADA बढ़ते रहते हैं, उनके HRA बढ़ते रहते हैं, उनके पर्क्स बढ़ते रहते हैं, इमोल्यूमेंट्स बढ़ते रहते हैं, अलाउंसेस बढ़ते रहते हैं, माने वो बल्ले बल्ले हैं। मतलब सीधा सा कहने का ये है कि 115 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2 करोड़ भारतवासी हैं जो मजे से जिंदगी बिता सकते हैं। वो 2 करोड़ भारतवासी ऐसे हैं जो चाहे तो अपने बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ा सकते हैं, चाहे तो MBBS में एडमिशन दिलवा सकते हैं, चाहे तो कंप्यूटर एजुकेशन दे सकते हैं, चाहे तो उनको साइंटिस्ट बना सकते हैं, जो चाहे वो अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। उनको चाहे तो अमेरिका भेज सकते हैं, उनको चाहे तो यूरोप भेज सकते हैं। उनके सब कुछ एक्सेस में है, उनके सब कुछ रीच में है, पहुंच में है। ऐसे 2 करोड़ लोग हैं।
तो 2 करोड़ लोगों की जिंदगी तो इस देश में सुख के साथ बीतती है। रात को सोते हैं, सवेरे उठते हैं, उनके जीवन में कई तरह के सुख हैं, लेकिन उनको दूसरे तरह के दुख हैं, उनकी बात मैं नहीं करना चाहता। मैं कहना यह चाहता हूं कि 115 करोड़ में सिर्फ 2 करोड़ भारतवासी हैं जो इस देश के नागरिक की हैसियत से जीवन बिताते हैं। एक सिटीजन होता है ना, नागरिक किसी भी देश का, तो हम उसको नागरिक कब कहते हैं? जब उस देश की सारी सुविधाएं उसको मिले, बिजली मिले, पानी मिले, हॉस्पिटैलिटी उसको मिले, एजुकेशन उसको मिले, जरूरत पड़ने पर रेल मिले, हवाई जहाज मिले, जरूरत पड़ने पर उसके बच्चों को एडमिशन मिले, ये सारी सुविधाएं जिसको उपलब्ध हो जाएं उसको कहा जाता है सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता। तो 2 करोड़ लोगों को तो नागरिकता मिली हुई है इस देश में, बाकी 113 करोड़ का क्या? ये है मूल सवाल। आजादी के 62 साल में ये 2 करोड़ लोगों का जो वर्ग है ये तो बहुत विकसित हुआ है और सब तरह की सुविधाएं इनको मिल गई हैं, लेकिन 113 करोड़ लोगों का क्या? उनमें से 84 करोड़ लोगों को एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए नहीं है, उनका क्या? ये गंभीर प्रश्न है।